हेलो एंड वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। तो पेपर 2 का आज वाला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ प्लास्टिक पोल्यूशन। एक फुल फ्लेजेड ऐसे बहुत एक्सपेक्टेड हो सकता है इस पे, द बेन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन एंड ऑल, इस तरीके से कुछ लिख के। तो इसको एक होलिस्टिकली देखते हैं। नोट्स वही फॉर्मेट रहेगा, नोट्स में सारी डिटेल्स रहेंगे। मैं थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूंगा और फिर आप दोनों को यूज़ करके आप एक ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और फिर अल्टीमेटली अगर एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे पोजीशन में होंगे लिखने के लिए। डेटा भी है इसमें, इंट्रोडक्शन भी है, सब कुछ है। आप डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, डेटा बेस्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या कुछ और थीमेटिक आप इनोवेट भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, बट एक बार यहाँ पे सब कुछ मैंने दे दिया है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, तो बेसिकली देखो है क्या कि जब जो प्लास्टिक है प्लस पोल्यूशन किसी भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट का हमारे इन्वायरमेंट में एंट्री, किसी भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट का हमारे इन्वायरमेंट में एंट्री जो होता है दैट इज पोल्यूशन। वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट हो सकता है, गैसेस कुछ हो सकते हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस, कुछ हार्मफुल मटेरियल्स हो सकते हैं जिसका इन्वायरमेंट में एडिशन हो रहा है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, किसी भी तरीके से, तो वो पोल्यूशन होता है। और जब ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज अ प्लास्टिक तो उसको प्लास्टिक पोल्यूशन कहेंगे। अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन हेल्थ पे, इकोसिस्टम पे, इन्वायरमेंट पे, वाइल्ड लाइफ पे, बायोडाइवर्सिटी पे, इन सब पे इनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो प्लास्टिक पोल्यूशन का थीम ये है, वही इंट्रोडक्शन में यहाँ बताया गया है। ठीक है, प्लास्टिक क्या होते हैं? सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। इनका यूजेस बढ़ने का रीजन एक है कंज्यूमरिज्म। है क्या कि डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है लोगों के पास, खर्च करने के जो पैसे हैं वो बढ़े हैं धीरे धीरे। वो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से व्हाट हैज हैपेंड इज कि पीपल हैव अडॉप्टेड कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल, जिसमें पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स टू बी कंज्यूम्ड। They are doing shopping more, they are demanding services more. So all these activities are ultimately resulting into a consumerist lifestyle. और जब ये कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है तो उससे व्हाट इज हैपनिंग, उससे ये चीज हो रही है कि अब सिंस इकोनॉमी जो है, आप जानते हो कि इकोनॉमी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जितना कम किया जाएगा, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक सेक्टर है, दे अल्टीमेटली वांट्स कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो सो दैट देयर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू परस्यू दिस गोल, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे वांट कि जो सब्सिडियरी चीजें हैं जैसे पैकेजिंग, जैसे कि किसी चीज को अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग हो गई, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रखने के लिए स्टोरेज हो गया, इन सब चीज़ों पे अगर कॉस्ट कम लगेगा तो अल्टीमेटली उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी, बिकॉज मार्केट तो कंज्यूमरिस्ट है, मार्केट को खरीदना है। तो इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व दिस, दे आर यूजिंग समथिंग विच इज़ वेरी चीप, विच इज़ लाइट वेट, हैविंग ड्यूरेबिलिटी, काम चल जा रहा है उससे, भले वो इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए फ्रेंडली हो या ना हो। तो उन सब चीज़ों को केटर करने के लिए प्लास्टिक बिकम्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। सस्ता भी है, ड्यूरेबल भी है, आराम से प्लास्टिक के थैले में रख के कोई सामान किसी को दे दो, नोबडी केयर्स, बिकॉज एवरीबडी केयर्स अबाउट दिस कंज्यूमरिज्म। तो ये एक थीम है इसका, जिसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिक्स और डेटा है यहाँ दिए हुए, सारे डेटा मगअप करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से डेटा एक बार देख लेना, अपने दिमाग में फिट कर लेना, बिना मगअप किए हुए अगर एक भी डेटा, दो डेटा याद रहता है तो जहां भी उस पॉइंट को लिखना है वहां इस डेटा से कोट कर देना है। आप इंडिया का कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, आप ग्लोबल प्रोडक्शन लिख सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में लिखते हैं वहां लिख सकते हैं। तो ये कुछ डेटा है, बहुत डेटा हैवी नहीं करना है। अल्टीमेटली यू शुड बी अवेयर कि व्हाट यू आर सेइंग। जहां पे आप कुछ बहुत ज्यादा ऐसी बड़ा क्लेम कर रहे हैं वहां यू नीड टू सब्सटेंशिएट विद डेटा। ठीक है, तो डेटा दिया हुआ है। फिर कुछ सोर्सेज हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के। क्या क्या सोर्सेज हैं? तो पहला तो है सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स। अब प्लास्टिक बैग्स जो है वो कहीं ना कहीं सिंगल यूज है, बहुत जगह पे, बहुत जगह नहीं भी है। स्ट्रॉज,
अब जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ मिलते थे, अब याद करो पहले जो फ्रूटी का डब्बा आता था, जो वो टेट्रा पैक वाला, उसमें प्लास्टिक का स्ट्रॉ होता था। अब वो स्ट्रॉ एक सिंगल यूज प्लास्टिक है। वो इतना बड़ा स्ट्रॉ जो पतला सा ये ऐसे होता था, ये इतना बड़ा स्ट्रॉ जो है जिसमें इतना प्लास्टिक लगा हुआ है, ये एक बार यूज हो रहा है। मतलब जितनी बार फ्रूटी बिकेगी उतना प्लास्टिक वेस्ट। तो दिस इज सिंगल, ये तो सबसे बड़ा बेन है कि एक बार उसको यूज करना है बस। मतलब कितने सेकंड्स के लिए आप उस प्लास्टिक को यूज करते हो? सोचो एक फ्रूटी का टेट्रा पैक खत्म करने के लिए 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में यू हैव जनरेटेड अ प्लास्टिक वेस्ट। एंड जितने ऐसे ऐसे सिंगल यूज प्रोडक्ट्स हैं, वो तो बहुत ज्यादा मास लेवल पे प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उनमें। तो एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स केस है ऑफ प्लास्टिक यूज। तो सिंगल यूज प्लास्टिक इसी वजह से एक बहुत मेजर कंसर्न है। बॉटल्स भी इसी में आ जाते हैं कि आप बॉटल्स को एक बार यूज करेंगे एंड देन आप बॉटल्स को फेंक देंगे। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो सोर्सेज में कुछ फिर माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक जो बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। इनमें प्रॉब्लम क्या है ना कि इनका मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल है, इनका रेगुलेशन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दे आर वेरी वेरी टाइनी। तो बड़े प्लास्टिक डेब्री को एक बार आप रेगुलेट कर सकते हैं, बट माइक्रो प्लास्टिक को रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में मैनेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से या फिर और जो सोर्सेज हैं, मरीन सोर्सेज भी हैं, अब इनमें देखो एक प्रॉब्लम क्या है। देखो मेजर हम क्या पढ़ते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये मेजर पोल्यूशंस होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो प्लास्टिक है ना, दिस प्लास्टिक का पोल्यूशन कैन, ये तो एक इंडिपेंडेंट पोल्यूशन अलग भी है प्लास्टिक पोल्यूशन, और उसके साथ साथ ये और खतरनाक क्यों बन जाता है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं अगर एयर में जो माइक्रो प्लास्टिक अगर डिस्चार्ज होते हैं तो ये एयर पोल्यूशन को भी बढ़ा देगा। अगर आप वाटर में रिलीज करते हो तो ये वाटर पोल्यूशन को भी बढ़ा देगा। सॉइल में रिलीज होता है, ये सॉइल पोल्यूशन को भी बढ़ा देगा। तो प्लास्टिक पोल्यूशन इंडिपेंडेंटली भी पोल्यूशन है, और ये बाकी सारे जो पोल्यूशन है उनको भी बहुत एग्रीवेट कर देता है। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा मीनेस है ये कि इसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या है? तो देखो इम्पैक्ट सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इम्पैक्ट आप वहाँ बैठे बैठे भी सोच लेंगे क्योंकि इट इज़ वेरी नॉर्मल। अब इम्पैक्ट में क्या क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ आप हेल्थ इम्पैक्ट लिख सकते हैं, कुछ आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में आप इकोसिस्टम का इम्पैक्ट लिख सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट लिख सकते हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी पे लिख सकते हैं, है ना। हेल्थ में इम्पैक्ट में आप ह्यूमन हेल्थ पे लिख सकते हैं और हेल्थ के पॉलिसी पे लिख सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप लिख सकते हैं किस तरीके से? कॉस्ट्स पे एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं आप। अब इकोसिस्टम बेस्ड, तो इकोसिस्टम में क्या, आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं। अगर प्लास्टिक डंप हो रहा है सॉइल में या फिर सी बेड पे तो इकोसिस्टम खराब हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी कैसे? एनिमल्स, आप कितना आपने सुना होगा कि फिशेज जो हैं वो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं सो कंज्यूम कर लेती हैं बाय डिफॉल्ट इन सीज। तो अगर ऐसे करने लगेंगी तो व्हाट विल हैपन? तो वो डेथ हो जाएगी उनकी। ह्यूमन हेल्थ का इम्पैक्ट, सिंस केमिकल्स हैं तो बहुत सारे डिजीजेज होने के चांसेस होते हैं। फूड चेन में अगर सॉइल में प्लास्टिक है और उसकी वजह से किसी तरीके से उसके केमिकल्स फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, रूट्स के अब्जॉर्प्शन से ले करके और फ्रूट में, तो अल्टीमेटली क्या, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। वो टॉक्सिक एलिमेंट ऐड कर सकता है आपके डाइट में, एनिमल्स के डाइट में। बहुत सारे एनिमल्स डायरेक्टली प्लास्टिक कंज्यूम कर लेते हैं, तो डेथ होना तो बिल्कुल निश्चित है। उसी तरीके हेल्थ पॉलिसी में भी मुश्किल है कि अब इसका जो रेगुलेशन होगा, इसका जो पॉलिसीज बनेगी इसके रिगार्डिंग, उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इसका बड़ा टफ है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक, अब जैसे कि मैंने बताया कि फिशेज खा लेती हैं तो फिशेज डेथ हो जाती है फिशेज की, तो जहाँ भी फिश बेस्ड इकोनॉमी है वो तो कोलैप्स कर जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर सी शोर पे प्लास्टिक का कचरा निकलेगा, क्योंकि सी में तो वेव्स होते हैं, वेव्स क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली जो प्लास्टिक है उसको तो जाके शोर पे डिपॉजिट कर देते होंगे। देखा होगा ना फोटोज़ वगैरह में, देखा होगा कि बीचेस पे गंदे गंदे प्लास्टिक्स पड़े हुए हैं। तो अब ऐसे होगा तो क्या होगा? क्या टूरिज्म इम्पैक्ट नहीं होगा? क्या आप ऐसी जगह जाना चाहोगे जहाँ पे इतनी गंदगी है? तो ये भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। दूसरा कि अब उसको क्लीन अप करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट बढ़ेगा। जो पैसा प्लास्टिक को साफ करने के लिए सरकार को लगाना पड़ रहा है, वो पैसा अगर हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगता तो शायद ज़्यादा बेटर होता।
अगर लोग कंज्यूमरिज्म को साइड में रख करके और अगर ये सोचेंगे कि नहीं नहीं प्लास्टिक में आई शुड अवॉइड प्लास्टिक माई सेल्फ, तो शायद ये पैसा भी बचेगा, तो इकोनॉमिक बेनिफिट ये भी है इनडायरेक्टली। तो ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। कुछ केस स्टडीज़ यहाँ दिए हुए हैं, इन केस कहीं भी आपको यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्वे का एक प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग है। नॉर्वे में अलग अलग जगह पे बूथ बने होते हैं। ये ऐसे ऐसे बूथ होते हैं, इसमें क्या है कि अगर आपके पास प्लास्टिक का बॉटल है, आपने पानी पीने के लिए ख़रीदा है और वो प्लास्टिक का बॉटल ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया उस बॉटल का यूज़ आपके लिए, तो आप उसको फेंके नहीं, ऐसे ऐसे बूथ हैं, इस बूथ में डिपॉजिट कर दें उस प्लास्टिक का बॉटल, और अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत सारा जब डिपॉजिट हो जाएगा तो एक बार कलेक्ट होगा, जो एजेंसीज हैं वो कलेक्ट करेंगे और फिर इसी को रिसाइकिल करके दूसरा बॉटल बनाएंगे। कितना अच्छा स्कीम है। 97% रिसाइकलिंग रेट है, मतलब अगर 100 बॉटल्स मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे, तो उसमें से 97 बॉटल्स रिसाइकिल हो जाते हैं थ्रू दिस। नॉर्वे में है। ये सब चीज़ों का केस स्टडी अगर अपने हिस्से में देते हैं तो ये बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन माना जाता है। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, स्वच्छ भारत अभियान आप जानते ही हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं, जैसे बासल कन्वेंशन है, हजार्डस वेस्ट को लेकर के ये है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इन स्कीम्स के बारे में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्कीम्स पे काम कर रही है। कुछ अदर ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, फॉर एग्जांपल कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ये ऐसे प्लास्टिक का नाम पता चल रहा है बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक्स के साथ सबसे दिक्कत क्या है कि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो एक ही जैसे वो रह जाते हैं हमेशा थ्रू आउट। बट कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वी हैव आइडेंटिफाइड कि हम कॉर्न स्टार्च या इस तरीके की चीज़ों से हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि इंडिया ने एक और चीज़ करनी शुरू करी है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है ना, वहाँ पे किसी तरीके से हम प्लास्टिक्स का यूज़ करके थोड़ा सा काम कर रहे हैं, सो दैट हम एक तरीके से उसकी रिसाइकेबिलिटी और उसकी चीज़ें बढ़ाएं, और इट हैज़ बीन फाउंड कि रोड की ड्यूरेबिलिटी भी बेटर हुई है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जो प्लास्टिक वेस्ट नेचुरली क्या था, नॉन बायोडिग्रेडेबल था, उसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत बायोडिग्रेडेबिलिटी की तरफ बढ़े हैं उसमें। वेस्ट टू एनर्जी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कंसेप्ट दीज डेज, प्लास्टिक वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये सब कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट ऑफ कोर्स ये सारे ऑल्टरनेटिव जो हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड हैं, दे ऑल रिक्वायर इनोवेशन एज वेल एज मनी। बट अगर कंज्यूमरिज्म नहीं खत्म होगा, अगर लोग यूज़ उतना ही करते जाएंगे प्लास्टिक को, तो अल्टीमेटली ये सोल्यूशंस का भी एक लिमिटेशन है। हाँ, ये एड कर सकता है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है सिर्फ। अगर आप खुद से यूज़ करना बंद कर दें प्लास्टिक, आप बिल्कुल नो प्लास्टिक मोड में जाएं, देन अल्टीमेटली दिस कैन हैपन कि येस यू विल स्टॉप, यू विल एड थ्रू दीज प्रोसेसेस। कुछ चैलेंजेस बिल्कुल हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चैलेंज है, इकोनॉमिक वायबिलिटी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर, तो बिहेवियर के लिए अवेयरनेस जनरेशन। देखो चैलेंजेस और सोल्यूशन वे फॉरवर्ड एक साथ देखना चाहिए। अगर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का चैलेंज है तो इसका मतलब है आपको रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा सो दैट आप बेटर अप्लाई कर पाएँ जो लॉज हैं। अगर कंज्यूमर बिहेवियर की दिक्कत है तो आपको अवेयरनेस जनरेशन करनी पड़ेगी, और अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी की दिक्कत है तो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके चीपर टेक्नोलॉजीज़ को आपको लाना पड़ेगा, सो दैट आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अ एक्सपेंडिचर, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, राइट। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।